अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई आज हम एसटीएस के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट तैयारी करेंगे। सबसे पहले उन तमाम जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस सख्त गर्मी के अंदर भी फिजिकल टेस्ट क्लियर किया। अच्छा, एसटीएस के सिलेबस की तरफ गौर करते हैं। अच्छा, इसमें बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन लेवल पर आपका टेस्ट होगा। इंग्लिश के 10 नंबर हैं, सिंधी और उर्दू के 20 हैं, मैथमेटिक्स के 20 नंबर हैं, जनरल नॉलेज के 20 हैं और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 30 हैं। अच्छा, ये जो 30 जो है ना नंबर हैं, इस पर ज़रा आपने फोकस करना है क्योंकि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, यही बहुत सारे बच्चों को फेल करता है। इस दफ़ा इन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट ये थोड़ी सी एडिशन की है सिलेबस के अंदर और यही जो है ना आपको जो है ना थोड़ा तंग करेगा पेपरों में। इससे बेहतर ये है कि आप जो है ना वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इस एक वीडियो के अंदर ही अपने तमाम सिलेबस को कवर कर सकें। इसीलिए हमने अपना जो पहला जो सब्जेक्ट है वही एप्टीट्यूड टेस्ट रखा है। एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ के हम जो है ना प्रैक्टिस करेंगे। आए चलते हैं अपने एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ की तरफ। तो भाई ये है हमारा एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ का पूरे सवालात हमने निकाले हैं। जो सवालात आते रहे हैं पास पेपर्स के अंदर। असल में जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो कमीशन लेवल पे होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे, लेकिन इन्होंने जो है ना थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाने के लिए ये जो है ना सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया है, एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़। ठीक है, इसमें सीरीज़ होती हैं, थोड़े से जो है ना आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये तमाम हमने जो है ना पास पेपर से निकाले हैं। इस पर गौर करते हैं। आज देखें ऊपर हेडिंग्स भी लगी हुई हैं, एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़। चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 4, 8, 16, 32। अच्छा, इसमें करना क्या होता है, इसमें आपने जो सीरीज़ दी हुई है वो समझनी है। सीरीज़ क्या दी हुई है, 4, 8, 16, 32। ये उसके ऑप्शन दिए हुए A, B, C और D, और बीच में जो है ना लास्ट में ये हिंट दिया हुआ है, द नंबर डबल ईच टाइम। कह रहा है कि जो सीरीज़ का जो नंबर है ना वो हर दफ़ा डबल हो रहा है। अच्छा, आपने ये चीज़ थोड़ा समझनी है सीरीज़ में लॉजिक क्या है। अब आप देखें 4 जो पहला नंबर है उसमें हम जब 4 प्लस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। अच्छा, फिर 8 के अंदर हम 8 प्लस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 16। 16 में 16 प्लस कर रहे हैं तो हो रहा है 32। अच्छा, 32 में हम क्या प्लस करेंगे, ज़ाहिर है जब 8 में 8 किया, 16 में 16 प्लस किया तो 32 में 32 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 4, 8, 12, 20। ये जो सीरीज़ है इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। A 32, B 34, C 36 और D 38। जवाब है इसका A 32। अब ये कैसे है, हिंट दिया हुआ है नीचे, देखते हैं। ईच नंबर इज़ द सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स। अच्छा, बेसिकली ये जो हमारी सीरीज़ है ना ये शुरू हो रही है किससे, तीसरे नंबर से। 4 और 8 को आपने थोड़ा सा भूल जाना है। 12 जो 12 है वो आप देखें 12 क्या है, 12 बेसिकली 8 और 4 का सम है। 8 में हम 4 जमा करेंगे तो आ जाएगा 12। इसी तरह 20 क्या है, 20 जो प्रीवियस 2 नंबर थे उनका सम में 12 और 8 कितने हो गए, 12 जमा 8 हो गए 20। अब जो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, 20 और 12 हो जाएंगे 32। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। नंबर 3 है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़। सीरीज़ में हमने मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। सीरीज़ क्या है, 54, 49 डैश, ये जो नंबर है मिसिंग ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद है 39, 34। ऑप्शन दिए में 47, A, B 44 जो दुरुस्त जवाब है, C 45 और D 46। हिंट देखते हैं, द नंबर डिक्रीजेज बाय 5 ईच टाइम, मतलब हर एक जो सीरीज़ का नंबर है उसमें से 5 माइनस हो रहा है। 54 में से 5 माइनस हुआ 49, 49 में से 5 माइनस हुआ तो 44 जो हमारा दुरुस्त जवाब है। फिर 44 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 39, 39 में से 5 माइनस करेंगे तो 34। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 5 जो फिगर है वो हर फिगर से माइनस हो रहा है, तो सीरीज़ बन रही है पूरी। नंबर 4 पर है, फाइंड द फर्स्ट नंबर इन द सीरीज़। जो पहला नंबर है सीरीज़ का वो हमें फाइंड आउट करना है, सीरीज़ को समझना पड़ेगा। पहला नंबर जो है ना हमें फाइंड करना है। जो सेकंड नंबर है वो है 19, फिर नेक्स्ट है 23, फिर है 29, फिर है 31। सीरीज़ को समझना है, बेसिकली सीरीज़ है किस चीज़ की। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए A 12, B 15, C 16 और D 17। D इसका दुरुस्त जवाब है। हिंट देखते हैं, हिंट लिया हुआ है द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। बेसिकली ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अब 31 से स्टार्ट लेते हैं हम। जो लास्ट जो नंबर है 31 किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसके अलावा 30 आता है, 5 6 30। 29 किसी टेबल में नहीं आता। फिर 29 से हम रिवर्स जाते हैं, 28 वो भी किसी न किसी टेबल में आता है, 28। ठीक है, अब 27 वो भी 39/27। इस तरह 25 भी टेबल में आता है। 23 नहीं आता, 20 आता है। 19 नहीं आता किसी टेबल में, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। इसी के बाद 19 से पहले आता है 18 टेबल में आता है, 2 9 18। अच्छा, उसके बाद आ रहा है 17 हमारा दुरुस्त जवाब है क्योंकि 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 17 हमारा दुरुस्त जवाब था। नंबर 5
फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़। अब यहाँ भी मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है सीरीज़ को समझकर। सीरीज़ क्या है, 4 3 5 9 12 17 डैश, जो आखिर में डैश दिया हुआ है वो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। अब सीरीज़ को समझना पड़ेगा सीरीज़ है क्या। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, A 32, B 30, C 24 और D 26, जो कि दुरुस्त जवाब है। हिंट दे रहा है द सीक्वेंस स्टार्ट्स विद द 4 डिजिट, फॉर एग्जांपल 9 इज इक्वल टू 5 + 4 और 12 इज इक्वल टू 9 + 3। ये कह रहा है कि जो आपकी सीरीज़ शुरू हो रही है ना वो चौथे नंबर से शुरू हो रही है। अब आप देखें 9 जो चौथा नंबर है, उसके बाद क्या, उससे जो पिछला नंबर है वो, और उसके बाद जो नंबर है उसको आप छोड़ दें। 5 + 4, 5 + 4 क्या हो रहा है 9, मतलब 5 और 4 जमा करने तो 9 बन रहा है। इसी तरह 12 कैसे बन रहा है, देखें 9 के बाद जो 12 है, 12 कैसे बन रहा है, 12 बन रहा है 9 और 3 के सम से, 9 10 11 12, ठीक है, बन गया। अब 17 के बाद वाला नंबर कैसे बनेगा, बाद वाले नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 17 + 9 कर देंगे, क्योंकि 12 हम स्किप कर रहे हैं। जब 17 + 9 करेंगे तो आंसर हमारा 26 आ जाएगा। तो इस तरह के सवालात होते हैं, थोड़ा फिर टिपिकल होते हैं, आपने इनको समझना पड़ेगा। सीरीज़ को समझ लोगे तो जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। नंबर 6 पर है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज़ BEHK। अच्छा, ये भी एक सीरीज़ है, इन्होंने सीरीज़ जनरेट की हुई है। हिंट देखते हैं, दिस सीक्वेंस स्किप्स 2 लेटर्स ईच टाइम। ये सीरीज़ जो है ना 2 लेटर्स को बीच में स्किप कर रही है। जैसे कि B आया, B के बाद C D ये लोग खा गए, E आया, फिर F और G खा गए, H आया, I J खा गए, K आया। अब जो नेक्स्ट लेटर क्या होगा, ज़ाहिर है K के बाद हम भी 2 लेटर खाएंगे, K L M हम खा गए, N इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन C इसका दुरुस्त जवाब है N। देखें इस तरह की सीरीज़ जो होती हैं ये हमें समझनी पड़ती हैं। ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। नंबर 7 पे क्या है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज़। ये भी एक सीरीज़ बनी हुई है, A Z B Y और डैश। इसमें क्या हो रहा है, पहला डिजिट, पहला लेटर उठा रहे हैं A अल्फ़ाबेटिकल, फिर उसके बाद लास्ट उठा रहे हैं Z, ठीक है, फिर B उठा रहे हैं सेकंड, फिर Y उठा रहे हैं वहाँ से पीछे से सेकंड लास्ट। अच्छा, A आया, फिर Z आया, फिर B आया, फिर Y आया, अब आएगा C, आएगा C। सीरीज़ समझना, A B C, फिर जो है ना Y के बाद C के बाद क्या आएगा, सीरीज़ मुकम्मल करने के लिए X आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ सीरीज़ C लिखा हुआ होता और C के बाद आपसे डैश दिया हुआ होता तो इसका जवाब होता X। समझ रहे हैं ना बात को, Z Y X। उस तरफ से सीरीज़ रिवर्सल चल रही है और इस तरफ से सीरीज़ सीधी सीधी चल रही है। ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी आपने भरपूर तैयारी करनी है। नंबर 8 पर है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज़। ये भी एक सीरीज़ है, T V X Z और डैश। जो मिसिंग लेटर है वो हमें फाइंड आउट करना है। हिंट की तरफ देखते हैं, हिंट क्या बता रहा है, हिंट हमें दे रहा है, दिस लूपिंग बैक सीक्वेंस स्किप्स अ लेटर ईच टाइम। एक लेटर ये लोग बीच में छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, MNOPQRS T के बाद U ये लोग मिस कर गए, उन्होंने V लिखा, V के बाद W ये लोग खा गए, W के बाद लिखा है X के बाद Y ये लोग खा गए, Y के बाद Z जो आता है वो उन्होंने लिखा, मतलब हर डिजिट के बीच में, हर लेटर के बीच में एक लेटर खा रहे हैं। तो Z के बाद आता है A। अगर हम इस तरह देखें, A आता है, A हमने मिस कर दिया, हमारा जवाब होगा B, ठीक है, B हमारा दुरुस्त जवाब है। अच्छा, उसके बाद थोड़े से इस तरह के सवालात भी होते हैं, इस पर भी गौर फरमाते हैं। नंबर 9 पर है, विच सिंबल इन द आंसर फिगर कंप्लीट द सीक्वेंस इन द प्रॉब्लम फिगर। अच्छा, प्रॉब्लम फिगर हमारे लेफ्ट हैंड पे दी हुई है और जो ऑप्शन हैं हमारे सीधे हाथ पे दिए हुए हैं। प्रॉब्लम फिगर देखें, एक समझ लें कि एक पुराने ज़माने की, जिस तरह आप घड़ी कह लें, कुछ भी कह लें, तो वो बनी हुई है, वो घूम रही है बेसिकली क्लॉकवाइज घूम रही है, जिस तरह घड़ी के कांटे घूमते हैं ना, इस तरह वो घूम रही है। तो आप देखें इसका दुरुस्त जवाब है C, और लिखा हुआ भी है, द फिगर इज़ रोटेटेड क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री ईच टाइम। अब C इसका कैसा दुरुस्त जवाब है, अब देखें पहले पे इसका मुंह ऊपर था, फिर सीधे हाथ पे हो गया, फिर नीचे बॉटम पे हो गया, फिर लेफ़्ट पे हो गया। अब जाहिर है अब क्या होगा, अब दोबारा से ऊपर जाएगा। तो C का देखें जो भरा हुआ फिल जो है ना वो खाना है वो ऊपर की तरफ है, इसीलिए हमारा C है दुरुस्त जवाब। ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने टाइम ज़ाया किए बगैर जो है ना आपने हल करने हैं इनको। नंबर 10 पर है, विच ऑफ द आंसर फिगर फिट्स द मिसिंग स्पेस इन द क्वेश्चन फिगर। सेम ऐसा ही सवाल है, लेफ्ट हैंड पे हमको क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और राइट हैंड पे हमें ABCD करके ऑप्शन दिए में जो मिसिंग प्लेस है क्वेश्चन फिगर के अंदर वो हमने फिल करना है। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है, जवाब है इसका ऑप्शन D, ठीक है। अब D है कैसे, इस लॉजिक को समझना है। हिंट में लिखा हुआ है, ईच रो एंड कॉलम कंटेन्स 1 लाइन ऑफ ईच टाइप। हिंट दे रहा है कि अगर आप जो क्वेश्चन हमारा फिगर है उसको आप रो वाइज भी देखें, बेसिकली इसमें 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं।
तो हम रोज़ को देखें तो रोज़ में देखिए हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं। एक बॉक्स में हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। उसके बाद जो है ना राइट हैंड पे जो ना आर्क लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, मतलब 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। उसके बाद वर्टिकल लाइन है, फिर राइट हैंड पे आर्क लगा हुआ है। तो देखें रो के अंदर भी अलग अलग लाइनें और इस तरह कॉलम के अंदर भी अलग अलग लाइनें। तो जो नीचे हमारे पास जो फिगर मिस हुआ है, अब आपने उसको मैच करना है। अब आप ऑप्शन डी देखें, वो प्रॉपर बैठ रहा है, जो प्रॉपर हमें दिया हुआ है कि हर रो में कॉलम में एक जैसी लाइनें नहीं होंगी। मतलब किसी भी कॉलम के अंदर 2 वर्टिकल लाइन्स नहीं होंगी, ना ही 2 हॉरिजेंटल लाइन होंगी, ठीक है, ना 2 आर्क होंगे सेम। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आप देखें आर्क दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, फिर डी ऑप्शन पे आएँ तो वर्टिकल लाइन और आर्क दिया हुआ है। तो इस तरह हमारी ये फिगर होती है कंप्लीट ऑप्शन डी के थ्रू। तो भाई इसकी तैयारी करनी है, आप एमसीक्यूज़ रट्टा मार लो, जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट फेल कर दिया। क्योंकि एप्टीट्यूड जो आपका टेस्ट है वो 30 मार्क्स जो है ना 30 मार्क्स आपको गेन करके दे सकता है। और इन सवालों की ख़ास बात यह है कि ये आपको याद करने भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द आंसर फिगर इज़ अ रोटेशन ऑफ क्वेश्चन फिगर। कह रहा है कौन सा ऐसा फिगर है जो कि क्वेश्चन फिगर का उलट है। सही है, मतलब रोटेशन है उसकी, मतलब रोटेट हो रहा है वो। क्वेश्चन फिगर पे आप देखें, पहले पे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें एक डॉट बना हुआ है, फिर उसके सीधे हाथ पे एक एरो दी हुई है, फिर उसके बाद एक बॉक्स है और डॉट है। अब आंसर इस सी जो है ना, ऑप्शन फिगर जो सी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। कैसे है, अब आप देखें, क्वेश्चन पे बॉक्स नीचे था, खाली वाला बॉक्स, वो सी वाले ऑप्शन वाला बॉक्स ऊपर चला गया, और जो डॉट वाला बॉक्स था वो नीचे आ गया, बिल्कुल रोटेशन हुई। अच्छा, आप इस तरफ वाले फिगर्स को देखें, एरो इस तरफ था राइट हैंड साइड पे, वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया। जो हमारा फील्ड सर्कल था वो लेफ्ट हैंड पे था, वो सीधे हाथ पे आ गया। तो बिल्कुल रोटेशन हो गई इसकी। बाकी आप तमाम फिगर्स में देखें, ये इस तरह की रोटेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस पर हमें गौर करना है और इस तरह की हमें तैयारी करनी है। ये मैंने एप्टीट्यूड जो है ना तमाम आपको सीरीज़ समझाई, मैथमेटिकल सीरीज़ भी समझाई, उसके अलावा मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी समझाई, और कुछ ये जो है ना फिगर के जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको समझाया। असल में आपने सवालों को देख के घबराना नहीं है, उनका हल सवालों के अंदर ही मौजूद होता है। बस थोड़ा सा गौर करना है, समझना है। ये जो लॉजिक्स मैंने आपको समझाया, इसी तरह के लॉजिक्स आप अप्लाई करेंगे पेपर के अंदर ना, एप्टीट्यूड टेस्ट में, इंशाल्लाह पेपर आप क्लियर कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है मैथ का। मैथ को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, बल्कि पूरा सिलेबस ही हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, बिल्कुल ही वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। मैथ के बाद हमारा सिलेबस होगा इंग्लिश का। तो मैथ के सवाल हमारी स्क्रीन पर सामने हैं, और पहला सवाल हमें क्या कह रहा है, अ कार कंज्यूम्स 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ड्राइव टू 40 किलोमीटर्स, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रिप ऑफ 600 किलोमीटर। मतलब कह रहा है कि कार को 240 किलोमीटर चलने के लिए 20 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है, तो 600 किलोमीटर ट्रिप के लिए हमें कितना पेट्रोल चाहिए होगा। तो भाई सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि ये जो कार है ये 1 लीटर पर कितना चल रही है। देखें, अब 240 को हम डिवाइड कर रहे हैं 20 पे, तो ये लोग करते हैं गलती। जो चीज़ हमें निकाल, देखिए 12 आ गया, जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना वो फिगर पहले लिखते हैं। हमें निकालना क्या, लीटर, तो 20 लीटर पहले लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 240 से, तो हमारे पास पर लीटर का एक फिगर आ जाएगा 0.08333। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है सवालों को हल करने का तरीक़ेकार। 600 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर हमारी स्क्रीन के सामने है, ये आपने जो है ना रफ वर्क करना है। 50 आंसर आ गया, हमारा ऑप्शन है दुरुस्त जवाब है। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपने जो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके बैक पे कर लेना, ठीक है। आप पेंसिल और रबड़ लेके जाइएगा, तो ये आपकी जो स्लिप्स होती है ना रिटन टेस्ट की स्लिप, इसके बैक पे भी जो है ना आप ये रफ वर्क आपको दिया नहीं जाएगा, बल्कि आपको खुद से करना पड़ेगा रफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 16। 40% का 16 क्या होता है। अच्छा, आंसर इसका है ए। 40% कैसे ए है। अच्छा, सोल्व जो है ना हमारे पास सीधे हाथ पे दिया हुआ है, मेरे पास थोड़ा सा स्क्रीन पे कवर नहीं कर रहा हूँ, आप जूम इन कर लेना इसको। x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 40, ये फार्मूला है इसका। अच्छा, सोल्व क्या हो रहा है, नीचे आ जाएं, 2 लाइनों को स्किप कर दें। 40x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 हो गया, और 40x है। x बेसिकली हमने परसेंटेज को असूम किया, ठीक है। x अपनी जगह पे ही रहा, 40x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहाँ 1600 के साथ जाके डिवाइड हो गया। जब 1600 के साथ डिवाइड हो गया तो आंसर हमारा आ गया 40। जिस तरह आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है, ए 40%। इस तरह परसेंटेज निकालते हैं इस तरह के सवालात में। देखें, टिपिकल क्वेश्चन मैथ में भी आएंगे, तो इस तरह की आपने तैयारी भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है।
नंबर 3 पर है हमारे पास सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। 0.8 माइनस 0.3 प्लस 0.5। आप रफ वर्क पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। 0.8 माइनस 0.3, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का कोई लॉजिक साइंस नहीं है, प्लस 0.5 इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारा 1, जिस तरह ऑप्शन ए हमने बोल्ड किया हुआ है, तो यही हमारा दुरुस्त जवाब है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इतना हल्का नहीं लेना है इस दफ़ा के जो है ना अपने टेस्ट को, क्योंकि कंपटीशन बहुत सख्त है, गर्मी की वजह से बहुत सारी रिलैक्सेशन भी दी थी उन्होंने फिजिकल टेस्ट के अंदर। नंबर 4 पर है भाई, द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ 5, 10, 15 एंड x इज़ 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। भाई अर्थमेटिक मीन निकालना आपने मैट्रिक की क्लास में सीखा होगा, जिन भाइयों ने नहीं सीखा तो हम आए आपको सिखाते हैं। तो भाई इसका दुरुस्त जवाब है ए जो है ना ऑप्शन, इसका दुरुस्त जवाब है 50। अब ये 50 आया कैसे? सबसे पहले हम जो है ना मीन का फॉर्मूला देखते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन निकालने का, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना मीन क्या, x क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 20 दी हुई है, 20 हमने इस तरफ लिखा, फिर इज इक्वल डाला, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने वो सारे नंबर लिखे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस x, ठीक है, ये सब सम था, और डिवाइडेड बाय 4। अब 4 कहाँ से आएगा, जो ऊपर फिगर दिए हुए ना 5, 10, 15 एंड x, ये 4 फिगर हैं, इसलिए हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था इज इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड पे, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने दिया, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80, 80 इज इक्वल टू, बाकी हमने एवरेज सवाल उतारा है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है, एक्स को यहीं रहने दिया, बाकी तमाम फिगर्स यहाँ प्लस हो रहे थे इज इक्वल के, तो वहाँ 80 के पास जाके हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस। तो जिस तरह आपने देखा एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15, हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 50। तो हमारा अर्थमेटिक जो मीन निकला वो निकला 50। ये इसका पूरा सॉल्यूशन था, मैंने आपको दे दिया है, आप इसको रोक के वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। नंबर 5 पर है, एन अलार्म बीप 16 मिनट्स पर मिनट्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बीप 18 टाइम्स। कह रहा है अलार्म बजता है 16 मरतबा 1 मिनट में, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा इसको 88 मरतबा बजने में। तो हमें पता है कि पर मिनट में जब 16 मरतबा बज रहा है, सिंपल सी बात है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया स्क्रीन के सामने, हम क्या करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 88। अब क्या करते हैं लोग, यही गलती करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, हमें मिनट्स निकालने, टाइम निकालना है, ठीक है, जो टाइम निकालना है ना, हमने देखें टाइम हम जो 88 टाइम्स लिखा हुआ है ना, अब हम क्या करेंगे इसको उल्टा डिवाइड करेंगे। अब मैंने पहले क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना, 88 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 5.5, आंसर आ गया आपका। ये थोड़े से घुमा फिरा के आपको सवाल दी में। अच्छा, यहाँ पर देखें पर मिनट दिया हुआ है, अगर पर मिनट नहीं 10 मिनट दिया हुआ होता ना, पहले हम उन दोनों को डिवाइड करते, पर मिनट का फिगर निकालते, फिर उसके बाद उसको 88 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन हैं, अगर आपने मैट्रिक जो है ना बिल्कुल मेरिट पे पास किया हुआ है ना, तो आपके लिए ये तमाम पेपर हलवा है, ठीक है। नंबर 6 पर देखें, एक सीरीज़ आ रही है हमारे पास, लुक एट द सीरीज़ 36, 34, 30, 28, 24। हो क्या रहा है इस सीरीज़ में, हमने ऊपर भी प्रैक्टिस की है। 36 में से 2 माइनस हो रहे हैं, 34 बन रहा है, 34 में से फिर 4 माइनस हो रहे हैं, 30 बन रहा है, ठीक है। फिर 30 में से 2 माइनस हो रहे हैं, 28 बन रहा है, फिर 28 में से 4 माइनस हो रहे हैं, मतलब पहले 2 माइनस हो रहे हैं फिर 4, अब 24 में से 2 माइनस होंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर 22 आ जाएगा। अगर यहाँ सीरीज़ में 22 लिखा होता तो 22 के आगे वाला नंबर हम 4 माइनस करके निकालते, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब था। नंबर 7 पर है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन 0.003 मल्टीप्लाई बाय 0.03। इसका सिंपल सा मैं आपको लॉजिकल फार्मूला बताता हूँ। इस तरह के सवालात का 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। जितने भी जीरो हैं सबको काउंट कर लें, तकरीबन 5 जीरो हैं तो 5 जीरो आ गए। आप दोनों फिगर में से देखें पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ है, पहले लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, तो आप लगा दें। देखिए ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है, 5 जीरो हैं, 3 3 9 आ गया, और पॉइंट भी एक ही डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो ये इसका लॉजिकल जो है ना वो जवाब था। बाकी आप इसको अगर वर्ड फर्क में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नंबर 8 पर है, इफ़ कॉस्ट ऑफ 3 डजन एप्पल्स इज़ ₹324, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल्स। कह रहा है 3 दर्जन सेब की कीमत 324 है, तो 10 सेबों की कीमत क्या होगी। अब जैसा कि आपको पता है दर्जन बेसिकली एक दर्जन में 12 फिगर होता है, मतलब एक दर्जन कंप्लीट होता है, 12 एप्पल होंगे तो एक दर्जन कंप्लीट होगा, तो 3 दर्जन हो गए 36। तो हमें सबसे पहले एक सेब की कीमत निकालनी है। एक सेब की कीमत कैसे निकलेगी, आए आपको सिखाते हैं भाई। एक सेब की कीमत निकलेगी इस तरह, मैंने आपको पहले भी सिखाया, डिवाइड करेंगे फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है 3 दर्जन में 36 जो है ना वो होते हैं, ठीक है। अब देखो 324 डिवाइडेड बाय, लोग यही क्या करते हैं, गलती करते हैं। 9 आ गया, हमें ये नहीं करना। देखो हमने डिवाइड किया 9, हमें एक एप्पल की कीमत आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, 90 आ गए।
आ गए ना। ऑप्शन है इसका दुरुस्त जवाब है 90। कैलकुलेटर में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता रफ वर्क पे, जो थोड़े फिर टिपिकल क्वेश्चन हैं उसको मैंने सॉल्विंग करके आपको स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी मैं स्क्रीन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, इसके लिए सॉरी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा रफ वर्क में। नंबर 9 पर है 1 ग्राम इज़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम। तो भाई ये तो याद करने का सवाल है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है, ये आपने सवाल याद करना है, ठीक है। नंबर 10 पर है सोल्व करना है 0.00025 प्लस 0.285 मल्टीप्लाई बाय 250। सिंपल सा सवाल है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने मैथ पढ़ा है भाई मेरी वाली बात मेरिट बेस पर, तो आपके लिए हलवा है। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप देखें, प्लस 0.285 मल्टीप्लाई बाय 250 ये आ गया 71 पॉइंट। अच्छा कैलकुलेटर में थोड़े मेरे पास मसला आ रहा है क्योंकि मेरा कैलकुलेटर स्क्रीन कैलकुलेटर है। आप अगर सोल्व करेंगे हैंड से, हाथों से, तो आपके पास बिल्कुल ऐसा एक्यूरेट जवाब आएगा 71। अच्छा पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं ना उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है बेसिकली, तो 71.25025, ठीक है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। नंबर 11 पर चलते हैं। 1 इंच इज़ इक्वल टू, ये भी याद करने का सवाल है, 1 इंच में किसके बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच, तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच, ठीक है। आप भले इंची टेप से जो है ना इसको मेजरमेंट भी कर लीजिएगा। अच्छा नंबर 12 पर है 5 men कैन डू अ वर्क इन 50 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 men टू कम्प्लीट द वर्क। कह रहा है 5 बंदों को काम मुकम्मल करने में 50 दिन लगते हैं, तो 3 बंदों को काम मुकम्मल करने में कितने दिन लगेंगे। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है 83 days। कैसे आए देखते हैं। तो भाई यहाँ पर देखें, सो वी हैव सॉल्यूशन में लिखा हुआ है 5 men मल्टीप्लाई 50 दिन, 5 बंदे 50 दिन में काम करना है, ठीक है। उसके बराबर में लिखा हुआ है 3 बंदे कितने दिन में काम करेंगे। अच्छा कितने दिन को ना हमने x डेज एज्यूम किया हुआ है, मतलब कितने जो वर्ड है उसको हमने x एज्यूम किया हुआ है। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया 250 आ गए, यहाँ पर 3 के साथ x को मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया। बेसिकली अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अच्छा फिर हमने क्या किया, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के उस तरफ जाके हो गया डिवाइड। जब 250 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आया 83.33, इसका मतलब 83 ऑलमोस्ट, तो 83 डेज़ हमारा दुरुस्त जवाब है। तो ये था उसका सॉल्यूशन भी साथ में आपको दिया हुआ है। यार इतनी मेहनत की है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, अगर वाकई में पेपर पास करना है तो। नंबर 13 पर है 50 माइल्स आर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स। भाई 50 मील कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं। भाई मैंने तो मैट्रिक जो है ना मेरिट बेस पे किया, तो मुझे पता है कि 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। जिस तरह आपकी रनिंग होती है ना, 1 मील की रनिंग है तो उसमें 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो मैंने 1.6 किलोमीटर को सिंपल 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ भी नहीं करना है कि भाई 50 मील में कितने किलोमीटर होते हैं 1.6, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 80, और 80 हमारा दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन है, ठीक है। ये होते हैं भाई सवाल, इस तरह के सवालात आने, आपने यहाँ वहाँ नहीं भागना है। इसी वीडियो में आपको पूरा मुकम्मल सिलेबस के मुताबिक तैयारी कराऊंगा इंशाल्लाह, और ये वीडियो देखने के बाद जो है ना आप मुकम्मल इंशाल्लाह पेपर पास कर जाओगे। नंबर 14 पर है मल्टीप्लाई का सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट के फिगर दिए मैं 9.5 मल्टीप्लाई बाय 4। हल करते हैं इसको भाई, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 38। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है 38, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है नंबर 15, इफ़ 15 men can manufacture 27 basket in an hour, how many basket would 45 men can manufacture in 40 मिनट। कह रहा है 15 बंदे 27 बास्केट बनाते हैं 1 घंटे में, तो कितनी बास्केट बनाएंगे लोग 45 बंदे 40 मिनट में। समझ रहे बात को। तो भाई इसके ऑप्शन आप देख लें, A 45, B 50, C 81 और D 60। भाई 81 बास्केटें बनेंगी 40 मिनट में, जो कि 45 लोग बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, इसको ज़रा सॉल्यूशन देखते हैं। सो वी है 15 मैन, अच्छा एक तरह हमारे पास 15 लोग हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 घंटा इज इक्वल टू 27 बास्केट। फिर 45 मैन है, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 2/3 आवर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, मिनट्स को घंटों में चेंज किया है। आप मिनट देखें, जब भी इस तरह के सवालात आते हैं ना तो सबसे पहले उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। मिनट्स को हमने जब घंटों में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 60, ये फार्मूलाज होते हैं। अगर आपने मैट्रिक किया हो वही वाली बात है, मेरिट वाली। तो 0.66 देखें 1.5, अच्छा ये 1.5 डेसिमल फिगर में आ रहा है, मतलब पॉइंट वाले फिगर में आ रहा है। अगर इस तरह मैं उसको फ्रैक्शन वाइज लिखूंगा तो ये बनेगा 2/3, ठीक है। तो 2/3 हॉर्स हो गया इज इक्वल टू x बास्केट। x हमने एज्यूम किया है क्योंकि x हमें जवाब चाहिए। x बास्केट का मतलब होता है कितनी बास्केट, x हमने कितने एज्यूम किया हुआ है।
ठीक है। उसके बाद हम सोल्व करने जा रहे हैं। 15 मैन मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 27 बास्केट इज इक्वल टू 45 मैन डिवाइडेड बाय x बास्केट्स। क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 15 मैन मल्टीप्लाई बाय x बास्केट इज इक्वल टू 45 मैन मल्टीप्लाई बाय 27 बास्केट। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंपल x इज इक्वल टू 81 बास्केट्स। तो भाई आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन पे मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ सॉल्यूशन को अपने, क्योंकि ज़ाहिर है स्क्रीन पे पूरी वीडियो को कवर करना है, तो आप इसको रोक कर जूम कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके जूम कर दीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। मज़ीद बाकी मेरे से जितनी कोशिश हो रही है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 16 पर है द नंबर हुज 3% इज़ 60। कह रहा है कौन सा नंबर है जिसका 3% है 60। इज़, अच्छा, a इज इक्वल टू 1000, b इज इक्वल टू 2000, c 3000 और d 6000। तो हमारा जवाब है b 2000। कैसे आए देखते हैं। x मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 60। ये फार्मूला है इसका। इस तरह के सवालात आएंगे ना पेपर में, तो ये फार्मूला याद कर लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100/3 वी गेट। इसने ये प्रोसेस किया है। अगर आप इस तरह करना चाहें, x को एक साइड पे रख के, बाकी तमाम देखें 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके हो गया डिवाइड। आप इस तरह भी कर सकते हैं, बाकी 100/3 दोनों तरफ रख के आप काट भी सकते हैं, ठीक है, अगर आप हाथ से करेंगे तो। x इज इक्वल टू 60 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 3 से जब डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 2000 इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह निकालते हैं, इस तरह की परसेंटेज। तो भाई यहाँ था हमारा एंड मैथ का। अब हमारे शुरू होंगे इंग्लिश के MCQs। तो इंग्लिश के MCQs को भी हल्का नहीं लेना है भाई। ग्रामेटिकल MCQs आने वाले हैं, इज़ाफ़ा यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन आने वाला है, यूज़ ऑफ जो है ना सिनोनिम्स आने वाले हैं, एंटोनियम्स आने वाले हैं, इस तरह के सवालात आने वाले हैं। देखें नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है, नेग्लिजेंट सेमी कॉलम बना हुआ है, रिक्वायरमेंट। कह रहा है कि इस तरह की सिचुएशन में फिर आपको ऑप्शन दिए हैं A B C D, तो क्या होगा, इजी हार्ड। देखें वर्ड्स अपोजिट लिखा हुआ है, बेसिकली आपने सवाल को समझना है, ठीक है। इजी हार्ड हमारा दुरुस्त जवाब है। इस तरह नंबर 2 पर देखें डे सन। अब दिन में क्या होता है, सूरज, तो अब A ऑप्शन है सनलाइट, डे लाइट, रे, सन, नाइट, मून। रात में क्या होता है, चांद, ठीक है। ये हमारा दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन सी। इस तरह के थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। नंबर 3 पर है हमारा द एंटोनियम ऑफ टेनेसिशियस इज सॉफ्ट, ठीक है। नंबर 4 पर है हमारे पास द एंटोनियम ऑफ एक्यूमुलेट इज, ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है, स्पेंड। इंग्लिश के थोड़ा से सवालात को मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए, हमारी वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि लोग मेरी ये वीडियो देखने वाले हैं, फिर भी यार मेहनत की है मैंने, जो देखेगा इंशाल्लाह उसको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। नंबर 5 पर है द एंटोनियम ऑफ पेंडीमोनियम इज़, ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है, काम। लोग उसको कालम पढ़ते हैं, कालम नहीं होता है, एल साइलेंट होता है, काम होता है, ठीक है। नंबर 6 पर हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट। ये है समझने वाला सवाल, ग्रामेटिकल सवाल है, कौन सा ऐसा जुमला है जो कि दुरुस्त है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा जुमला क्या है। पहला हमने ऑप्शन ए देखना, द बेबी स्लीप्स इन हिज मदर लैप। तो भाई द बेबी के बाद जब इज़ आ गया तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, द बेबी इज स्लीपिंग इन हिज मदर्स लैप। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। अगर आपने पढ़े हो टेंसेस तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है और इसी पे हमने जो ना अप्लाई किया और देखें ऑप्शन हमारा आ गया। नंबर 7 पर है द मैजिस्ट्रेट एक्विटेड हिम डैश ऑफ द कोर्ट, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन है कि भाई एक्विटेड हिम के बाद डैश में क्या आएगा, तो भाई ऑफ आएगा, OFF वाला ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा या आउट ऑफ आएगा। तो ऑप्शन है हमारा दुरुस्त जवाब है, OF, ऑफ। नंबर 8 पर है द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज़, 3 स्टार क्वेश्चन है भाई। फ़िश का प्लूरल क्या होता है, ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। फ़िश का प्लूरल जो फॉर्म है वो फ़िशी होती है, फिशेस नहीं होती, ना फिशर होता है, फिशीज़ होती है, कुछ भी नहीं होता। फ़िश की प्लूरल फ़िशी होती है। नंबर 9 पर है व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है, इंडाइसिस। तो इस तरह के थोड़े से टिपिकल जो प्लूरल्स हैं वो मैंने निकाले हैं आप लोग के लिए, थोड़े एंटोनियम सिनोनिम्स भी निकाले हैं। नंबर 10 पर हमारे पास है एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। कह रहा है कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है दुरुस्त है, ट्रू है, फॉल्स है, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े में हो ना, तो एडवर्ब की डेफिनेशन होती है एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन, अगरचे स्टेटमेंट दुरुस्त करनी है तो एन एडजेक्टिव आएगा। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब ये फॉल्स है, क्योंकि एडवर्ब हमेशा वर्ब को डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता। नाउन को डिस्क्राइब एडजेक्टिव करता है, नाउन की क्वालिटीज़ क्वालिफाइज एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत, ठीक है, डेफिनेशन ही गलत है एडवर्ब की।
नंबर 11 पर है आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। इसमें जो पहला जुमला लिखा हुआ है ना आई एम टायर्ड, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद जो लिखा हुआ है एज आई एम, अब देखें आई एम वर्किंग सिंस, जहाँ वक्त का जिक्र आ जाए ना और आप हाल में काम कर रहे हों तो वहाँ पर आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगता है। जब टाइम का जिक्र आ जाए, अगर आपने टेंसेस पढ़े में हो तो आई एम वर्किंग यहाँ पर नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर आएगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, जहाँ पर वक्त मतलब कोई काम जारी हो और वक्त का जिक्र आ जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल होता है। नंबर 12 पर है आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड। जुमला दिया हुआ है और साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है चेंज द वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस में जुमला दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में करना है, अगर पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो एक्टिव वॉइस में करना है। तो भाई इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ब्यूटीफुल बर्ड वाज सीन बाय मी। अगर जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये होता है पैसिव वॉइस। काम असल में लेजी होता है, जुमले की नोयत थोड़ी सी लेजी हो जाती है। नंबर 13 पर है जिम वर्क्स डैश देन इज ब्रदर। यहाँ पर देखें कंपटीशन कराया जा रहा है तो यहाँ पर हार्ड नहीं आएगा, हार्डर आएगा। हार्डर बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, ठीक है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। ठीक है, जिम वर्क्स हार्डर देन हिज ब्रदर। अच्छा, जिम ये वो वाला जिम नहीं है, जिम खाना, सही है, ये जिम किस नाउन है, एक बंदे का नाम है। ठीक है, जिम वर्क्स हार्डर देन हिज ब्रदर। अच्छा देखें, जिस तरह गुड होता है ना, गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। इस तरह मैं कहता हूँ यू आर बेटर देन मी, कि तुम मुझसे बेहतर हो, कंपेयर कर रहे हैं ना हम दोनों एक दूसरे को। ठीक है, नंबर 14 पर है द प्रिजनर सेड टू द जज आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम चेंज द नरेशन। इसमें क्या करना है, सिंपल आपको जुमला दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन है इसका दुरुस्त जवाब है द प्रिजनर टोल्ड द जज दैट ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ दैट क्राइम। भाई मैं इतना डीपली आपको नरेशंस और ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस एक ही वीडियो में तो नहीं समझा पाऊंगा, बस हाउ नाउ भी आपको करवा सकता हूँ क्योंकि वीडियो चलती जा रही है और मुझे कवर करना है तब पूरा सिलेबस। नंबर 15 पर है द सन राइजेज डैश द ईस्ट। तो लोग यहाँ पर काफ़ी गलती करते हैं, फ्रॉम लिखते हैं लेकिन फ्रॉम नहीं आता, इन आता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, नंबर 16 पर है आवर टीम डैश अ मैच यस्टरडे। अब देखें यहाँ पर तमाम वर्ब लिखे हुए हैं, वर्ब आपने सूटेबल डालना है। जब यस्टरडे का जिक्र आ गया इसका मतलब गुजरा हुआ कल, तो गुजरे हुए कल के लिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म वन। ठीक है, नंबर 17 पर है ही रीच्ड लाहौर डैश बस। हमेशा बस से पहले बाय का इस्तेमाल होता है, थ्रू भी नहीं होता, इन भी नहीं होता, विथ भी नहीं होता, बाय। ही रीच्ड लाहौर बाय बस, आई रीच्ड स्कूल बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, तो भाई इनको देखना है, हल्का नहीं लेना है। नंबर 18 पर है ही शी एंड इट आर डैश प्रोनाउंस। ही शी एंड इट आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज जिस भाइयों ने सीखी होगी, जिनका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा, तो भाई उनके लिए तो इंग्लिश हलवा है। नंबर 19 पर है द एयर इज़ मंथ एंड वीक इज़ टू। कह रहा है साल के अंदर महीने होते हैं तो हफ्ते में क्या होते हैं, भाई हफ्ते में दिन होते हैं, सिंपल डे। नंबर 20 पर है ब्रश इज़ टू पेंटिंग। जिस तरह ब्रश पेंटिंग में इस्तेमाल होता है तो पेंसिल किस चीज़ में इस्तेमाल होती है, तो भाई पेंसिल ड्राइंग में इस्तेमाल होती है। ये थोड़े से सवालात आपने देखने होते हैं, ये देखें तमाम हमने इंग्लिश के सवालात कर दिए कवर। अब हमने सिलेबस में क्या कवर किया, सबसे पहले हमने एप्टीट्यूड टेस्ट कवर किया, उसके बाद हमने किया मैथ कवर, उसके बाद हमने किया इंग्लिश कवर। अब रह गए आपके दो सब्जेक्ट्स, जनरल नॉलेज और उर्दू और सिंधी। देखें उर्दू और सिंधी कोई आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू आपके मादरी ज़बान से आएगा, सिंपल से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद रही जनरल नॉलेज की बात, तो जनरल नॉलेज की भाई मैं आपको अलग से एक वीडियो बनी हुई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक अटैच कर दिया है, वहाँ से देख के उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, मज़ीद सिंध पुलिस की रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।